अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात हुर्मुज़ में एक जहाज़ पर हमला होता है। ईरान ने ड्रोन दागा और अमेरिका ने जवाब में ईरान की फ़ौजी ठिकानों पर हमला कर दिया। जेडी वैंस कहता है वायलेंस विल बी मेट विद वायलेंस, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है, असल खबर अभी बाकी है। वो ये है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। हालांकि 60 दिन के मुज़ाकराती अमल में यह बात तय थी कि कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। ईरान की क्या मसलहत थी इसके पीछे, आगे चल के बताऊंगा आपको। वो खबर दोस्तों जो मैंने आपको देनी है, जो मेरे रोंगटे हिला चुकी हुई है, वो है लबनान डील। और ये डील सदी की सबसे बड़ी तबाही है। एक खाना जंगी सिविल वॉर फूटने वाली है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि भारत के लोग मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी को किस तरह देख रहे हैं। सिर्फ लोग नहीं, सियासतदान। भारत में एक अजीब किस्म का भूचाल आ रहा है इस पूरी इजराइल नवाज पॉलिसी को लेकर के। और एक दिलचस्प खबर आपको दूंगा एंड में, वो है कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ईरान ने एक ऐसा काम किया है, सबको हिला के रख दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या समझिए। 25 जून को सिंगापुर के झंडे वाला एक कंटेनर शिप जिसका नाम था एवर लवली, वो हुर्मुज़ से गुजर रहा था, ओमान के साहिल के पास था। ईरान ने उस पर जो है वो ड्रोन हमला किया। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 4 ड्रोन दागे, बाकी 3 उसने मार गिराए, ये उनका दावा है। जहाज के ब्रिज की खिड़कियां टूटी हैं लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। अब इसका जवाब 26 जून को आता है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान की फौजी ठिकानों पर हमला किया। 6 लैंड बेस्ड अमेरिकन तैयारों ने 4 ठिकानों को निशाना बनाया। क्या निशाना बनाया? ईरान के मिसाइल और ड्रोन के स्टोरेजेस और साहिली राडार सिस्टम। सेंटकॉम ने इसे पावरफुल रिस्पांस यानी ताकतवर जवाब कहा है। जेडी वैंस ने लिखा है कि ईरान जो है वो सीज फायर का एग्रीमेंट साइन कर चुका हुआ है, हमने उसका एहतराम किया है। अगर उन्हें MOU के निफाज पर इख्तलाफात हैं तो ईरानी फ़ोन उठा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। और ईरान जो है IRGC ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने जवाब में अमेरिकन फौजी ठिकानों पर हमला किया है। और बहरीन में ईरानियन ड्रोन ने अमरीकी जो आर्मी है उसको निशाना, उसके ठिकानों को निशाना बनाया है। सैटेलाइट इमेजेस भी आ चुकी है जिससे नजर आ रहा है कि ईरान का जो हमला था वो काफी जोरदार था। अगर दोबारा जारहियत हुई तो हमारा जवाब इससे भी ज्यादा वसी होगा, ये ईरान का कहना है। ये हुआ क्यों? अब ये सवाल जो है इसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। फिर मैं जो लबनान में खाना जंगी इजराइल और अमेरिका की वजह से होने जा रही है उसका जिक्र करूंगा। इजरायली एनालिस्ट है डेनी सिस्टोविच, बहुत गहरी बात कहते हैं वो लिखते हैं ये इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया की उस हकीकत से इनकार का बराह रास्त नतीजा है। किस इंतजामिया की? डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की उस हकीकत से इनकार का बराह रास्त नतीजा है कि ईरान इस मुआहदे को अपनी कामयाबी समझता है, ना कि हथियार डालना। इसी वजह से हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस जाना बहुत मुश्किल। तेहरान अब जो नई हकीकत समझ रहा है उसे चैलेंज करने की भी कोई कोशिश ईरानी रद्द-ए-अमल को जरूर भड़काएगी। ईरान के नुक्ता नज़र से खेल के उसूल अब बदल चुके हैं और खेल के उसूल ईरान तय करेगा। आगे डैनी लिखता है कि अब अमेरिका के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, इस नई हकीकत को मानकर सिफारतकारी में शामिल कर ले। दूसरा, इससे नजरअंदाज करके बार बार बहरानों का खतरा मोल ले। तीसरा, इसे उल्टाने के लिए फौजी तसादुम की तरफ लौट जाए। और वो कहता है कि यह बहुत कम मुमकिन है कि ईरान हुर्मुज़ पे अपना जो फायदा अब समझ रहा है उसे खुद छोड़ दे, चाहे वाशिंगटन को पसंद हो या ना हो। मुस्तकबिल की हर हिकमत अमली इसी मफरूजे से शुरू होनी चाहिए। अब समझिए ये हुआ क्या। ईरान के नजदीक खेल के उसूल बदल गए हैं। पहले हुर्मुज़ आम था, अब हुर्मुज़ ईरान का स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है और ईरान ये फायदा छोड़ने वाला नहीं है। ईरान वक्फे से छोटे बहुत हमले करके ये बताता रहेगा कि हुर्मुज़ अभी भी उसके कंट्रोल में। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाने जा रहा हूं आपको मैं। शायद जिन्होंने आज से 3-4 महीने वाले पहले व्लॉग देखे हो तब मैंने ये बात की थी, मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। अमेरिका कहता है कि हुर्मुज़ में गुजरने की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। कोई कानून ऐसा है ही नहीं कि ईरान ये फीस ले सकता है। अब सुनिए, यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सी यानी समंदरी कानून साफ कहता है कि खिदमत के बदले, सर्विसेज के बदले फीस ली जा सकती है। इसकी मिसाल टर्की है। टर्की अपनी आबनाए जो है बॉस्फोरस
और दारदानेलिस जिसको कहते हैं उससे गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेता है। ये इसको कहते हैं मॉन्टीरियोक्स कन्वेंशन, जिसके तहत ये जायज़ है। यानी अब ये सर्विस कौन सी होती है? देखो, मेरे रास्ते से आप गुजर रहे हो, समुद्री रास्ते से आप गुजर रहे हो, मैं फीस नहीं ले सकता, इंटरनेशनल लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन सर्विस ले सकता हूं, किस चीज़ की? लाइट हाउस, जो लाइट हाउसेस होते हैं ना समंदर में जो रास्ता दिखाते हैं, वो उस मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस मुल्क का समंदर होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन, सेफ्टी, इन खिदमात के बदले तुर्की जहाज़ों से पैसा लेता है और दुनिया इसे मानती है। तो फिर अगर ईरान हुर्मुज़ में खिदमत देकर, सर्विसेज देकर फीस ले तो ये भी कानून हो सकता है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता क्योंकि ये ईरान के फायदे में है। समझ आ गई आपको? अब मैं आपको लेके आता हूं इस वीडियो के उस हिस्से पे जिससे मुझे हिला के रख दिया है, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। दोस्तों, 26 जून को हुआ क्या? वाशिंगटन में अमेरिका, इजराइल और लबनान के दरमियान एक मुआहदा हो गया, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया। लोगों को लगा जनाब चले अच्छा मुआहदा हो गया है तो लबनान में अमन आ जाएगा। नहीं, अपना डेथ वारंट साइन कर लिया इस आदमी ने, लबनान के वजीर आजम ने। दोस्तों, ऊपर से ये अमन का मुआहदा लगता है, लेकिन अंदर से ये सदी की सबसे बड़ी तबाही की डील है। पहले समझिए डील में है क्या। डील कहती है इजराइल की फौज लबनान से वापस जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, सुनते जाइए आगे। जब लबनान की फौज LAF पूरे मुल्क पे कंट्रोल कायम कर लेगी, तब जो है वो इजरायली फौज वहां से निकल जाएगी और गैर सरकारी मुसल्ला ग्रोह यानी हिजबुल्लाह उनको हथियार डालने पे लबनान की फौज मजबूर करेगी। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, हिजबुल्लाह लबनान की फौज नहीं है। हिजबुल्लाह एक मुसल्ला गिरोह है जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ठीक हो गया? इसका लबनान की फौज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लबनान की फौज से ज्यादा मजबूत है बाय द वे। यानी लबनान की फौज को हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना होगा और यहां मसला शुरू होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जो इजराइल ने खेल लिया और लबनान इसके दाम में आ गया। जावेद हसन साहब एक कमाल के एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं ईरान और अमेरिका का जो MOU है बिल्कुल वाज़े था कि इजराइल को जनूबी लबनान से मुकम्मल तौर पे निकलना चाहिए। लबनान की तरफ से कोई रियायतें नहीं मांगी गई थी। ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था ईरान के साथ अमेरिका का कि इजरायली लबनान से निकल जाएंगे। तो फिर ये मुआहदा करके इजरायलियों को रुकने की इजाज़त क्यों दी लबनान ने? आगे 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 जावेद लिखते हैं कि मगर लबनानी हुकाम जो यकीनन अमेरिका के दबाव में आकर ऐसे मुआहदे कबूल कर बैठे हैं जिनसे दरअसल जनूबी लबनान में इजरायली फौजी कब्जा जायज़ ठहरता है, इससे MOU को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आगे वो लिखते हैं कि नेतन्याहू इसका खुला एतराफ़ कर रहा है। वो कहता है ये मुआहदा ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है, मगर वो गलत कहता है। ये ईरान के लिए नहीं बल्कि ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए धचका है। ये समझिए, MOU में लिखा है कि इजराइल जो है वो पूरे का पूरा लबनान से निकले, लेकिन लबनान ने ऐसी डील की है जिससे इजराइल का कब्जा कानूनी बन गया है। जावेद हसन का आखिरी जुमला बहुत वजनी है। वो कहते हैं जो लोग काबिज ताकतों से मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो बात खुफिया कमरों में मान ली गई वो मैदान जंग में उलट दी जाएगी। और सबसे खतरनाक बात जो मैं आपके सामने नाज़रीन इस वीडियो के जरिए रखने जा रहा हूं, इजरायली चैनल 13 ने एतराफ़ किया है। इजराइल की हिकमत अमली देखिए, जिसको जो जोसेफ ऑन है लबनान का प्राइम मिनिस्टर, उसने सहारा दिया है इजराइल की इस हिकमत अमली को। चैनल 13 ने लबनान के मुस्तकबिल का खुलासा किया है। वो कहता है, एक एनालिस्ट कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लबनान को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। शायद हमारे लिए ये बुरा नहीं, लबनानी हुकूमत को हिजबुल्लाह से लड़ने दो, यानी तो यही तो शुरू से हमारा हदफ रहा है। होगा क्या? लबनानी फौज हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने की, गैर मुसल्ला करने की कोशिश करेगी तो होगा क्या? देखिए, हिजबुल्लाह एक मिलिशिया मुसल्ला गिरोह है, प्रॉपर फौज नहीं है। हिजबुल्लाह सड़कों पे गलियों में लड़ेगी। अब सोचिए, रूबियो ने जो फ्रेमवर्क बनाया उसमें लबनानी फौज को हिजबुल्लाह को गैर मुसल्ला करने की जिम्मेदारी दी है और इजरायली मीडिया खुद बता रहा है कि इसका असल मतलब क्या है। लबनानियों से लड़ेंगे और इजराइल सरहद के पार बैठकर सिर्फ देखेगा और इंजॉय करेगा। खाना जंगी को आउटसोर्स कर दिया गया है, वो भी अमन के नाम पे। और चैनल 13 के एनालिस्ट खुद मानते हैं कि लबनानी हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है और यही मसला है।
लबनानी फौज को हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए धकेल दो, जब वो अभी काफी मजबूत ना हो, कमजोर हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? तबाही निकलेगी। रानिया खालिक लबनान की एक बहुत कमाल की एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, वो सख्त तनकीद कर रही है और कमाल का तज्जिया किया। वो कहती हैं कि बहुत हैरानकुन बात है कि लबनानी हुकूमत ने ईरान की उस इसरार का फायदा उठाने से इनकार कर दिया। ईरान का इसरार क्या था? वरना डील तो कब की हो चुकी होती। ईरान का इसरार था कि लबनान में भी सीज फायर हो। तो लबनानियों ने ईरान के उस इसरार का फायदा उठाने से इनकार कर दिया कि जंग बंदी हो और इजराइल जनूबी लबनान से मुकम्मल निकल जाए। इसकी बजाय उन्होंने अमरीकियों और इजरायलियों के साथ इजराइल की अपनी शर्तों पे मुआहदा किया, जिससे मार्को रूबियो को यूएस ईरान मुआहदे को कमजोर करने का हथियार मिल गया। नेतन्याहू फख्र से बता रहा है कि ये तो सिर्फ 2 ऐसे इलाकों से निकलना है जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी, और इससे इजराइल का बाकी कब्जा जारी रहेगा। हिजबुल्लाह इसे मुस्तरद कर चुका है क्योंकि ये इजराइल के सामने मुकम्मल हथियार डालने जैसा है। और रानिया खालिक आगे कहती है कि यह मजीद इजरायली जारहियत की दावत है जो बड़े यूएस ईरान जंग के खतरे को भी सबोटाज कर सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मार्को रूबियो वाले ग्रुप ने ये खराब करने वाला प्लान बनाया। बहुत खतरनाक लोग हैं। बैरूत में दोस्तों, अब जो अगली खबर है आपके सामने, विजुअल्स भी शायद आ चुके हो, लोगों ने मोटरसाइकिल के ग्रुप्स हैं कुछ वहां पे, उन्होंने सड़कें बंद कर दी हैं। कौन लोग हैं? हिजबुल्लाह के लोग होंगे या आम लोग होंगे? एहतजाज हो रहा है लबनान की हुकूमत के खिलाफ, इजरायली दुश्मन के साथ मुआहदा किया है, ये नारे लगाए जा रहे हैं जिससे उनके कब्जे को कानून बना दिया गया दोस्तों। और यहां पर एक और तज्जिया जो ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है दोस्तों। लबनान में मौजूद ब्रिटिश वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है स्टीव स्वेनी। वो कहते हैं कि यह मुआहदा 1983 के नाकाम मुआहदे से भी ज्यादा नुकसानदेह है। आप याद रखिए 1983 का मुआहदा हुआ था, चंद महीनों में टूट गया था, और उसके बाद 18 साल तक इजरायली कब्जा जनूबी लबनान पे रहा था। 18 साल तक। स्वेनी कहते हैं कि यह मुआहदा लबनान की खुद मुख्तारी पे का अहम पहलू कुर्बान करता है। इजराइल की डिफेक्टो पहचान, बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाइयों पे पाबंदी और जनूबी लबनान का मकबूजा इलाकों को कबूल करना। अगर इस पे अमल हुआ तो 12 लाख लोग बेघर लबनानी वो कहां जाएंगे? अपने घरों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। स्वीनी कहते हैं कि खाना जंगी की बात अभी कबल अज़ वक्त हो सकती है, लेकिन तारीख सबक देती है कि यह मुआहदा लबनान को खतरनाक तसादुम की तरफ लेकर जा रहा है। और नाजरीन, अब मैं आपको एक और अहम चीज की तरफ लेकर जाता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मामला यहां खत्म नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया भी था थंबनेल के अंदर कि अब अगला हदफ कौन है? इजरायली को इस मुल्क को, सो कॉल्ड मुल्क तो नहीं है ये, इस कब्जा माफिया को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए हर वक्त किसी न किसी से लड़ना होता है। अब यहां पर कर्नल डगलस मैकग्रेगर हैं, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि पूरी सोच बदल देगी आपके दोस्तों। वो कहते हैं मशरक़ वस्ता का जो अगला सुपर पावर है, आप जरा सोचिए, मेरा आपसे सवाल है, यहां पे आप लोग जरा रुक जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए, मशरक़ वस्ता की अगली सुपर पावर कौन हो सकती है? वो कहते हैं ना इजराइल ना ईरान। अब ये कर्नल डगलस मैकग्रेगर कह रहा है, वो कह रहा है कि ये टर्की है। क्यों? बताता है आगे। वो कहता है कई सालों से हमें बताया गया कि ईरान वजूदी खतरा है, ईरान हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हर जंग, हर पाबंदी तेहरान के गिर्द घूमती थी, लेकिन ये पुरानी बात हो गई है। जब दुनिया ईरान पर नजर गाड़े बैठी थी, तब तुर्की खामोशी से मशरक़ वस्ता का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका था। ईरान के बरअक्स उसके पास मईशत है। अब जरा सुनिए, अब देखिए, जज्बात से काम नहीं लेना आपने प्रैक्टिकल होकर सुनना है। तुर्की के पास मईशत, फौज है, वहां पे जो है वो उसकी जो बुनियादें हैं मजबूत हो चुकी हैं, जोग्राफियाई मकाम उसको हासिल है, और लंबी मुद्दत के अज़ाइम जो पूरे खित्ते को बदल सकते हैं। अंकारा अगले 6 महीनों के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि अगले 50 सालों के बारे में सोच रहा है। और ट्रंप की हरकतें, F-13 की बात, अब हो क्या रहा है? ट्रंप इसी उर्दवान को, इसी तुर्की को F-35 बेचने जा रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज तुर्की के पास होगा। करोड़ों डॉलर का जेट इंजन की मंजूरी हो चुकी है, और अचानक उर्दगान के साथ जो है वो ट्रंप की गर्मजोशियां बढ़ चुकी हुई हैं दोस्तों। मैकग्रेगर कहते हैं कि ये तुर्की को इनाम देने के लिए नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन ये तस्लीम कर रहा है कि अंकारा अब इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और लगान ट्रंप की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। आजकल अगर आप उसके ट्वीट पढ़ें, फिर जो टर्की के मफाद में होगा वही करेगा, क्योंकि टर्की अमेरिका का प्रॉक्सी बनने में नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता का एक गालिब फैक्टर बनने में दिलचस्पी रखता है। वो खिलाफत उस्मानिया में दिलचस्पी रखता है। मैकग्रेगर का आखिरी जुमला सुनिए, वो कहता है अगर वो सही कह रहे हैं तो हम एक तनाज़े के खात्मे के मंजर नहीं देख रहे, हम तनाज़े को ख़त्म होता नहीं देख रहे, बल्कि बिल्कुल नए मशरक़ वस्ता की पैदाइश देख रहे हैं दोस्तों। और ये इस वजह से मैं कर्नल साहब की बात को क्यों इतना वजन दे रहा हूँ, कर्नल मैकग्रेगर की बात को इतना वेटेज क्यों मिल रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसराइल। टर्की के बारे में इसराइल क्या सोच रहा है। इसराइल की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजीर है गीला गैमलियल। इसका बाकायदा इंटरव्यू चला है। उसका इंटरव्यू के अल्फाज सुनिए। वो कहता है जब हम ईरानी रिजीम से निपट जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमन अंपायर यानी खिलाफत उस्मानिया की ख्वाहिश सामने आएगी जो अपना असर फैलाना चाहेगी और हुदूद से बाहर निकलकर इलाके पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। ये इजरायली मिनिस्टर कह रही है, उनकी साइंस की मिनिस्टर आगे कहती है कोई शक नहीं कि तुर्की जो अपनी हुदूद से बाहर निकलकर इलाके की क़यादत अपने तरीके से करना चाहता है, इजराइल के शहरियों के लिए मुस्तकबिल में एक हकीकी खतरा बन सकता है। और यहाँ पे मारियो नौफल एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कमाल का तबसरा किया। वो कहते हैं तकरीबन हर हफ्ते इजराइल तुर्की को धमकियां देता रहता है जो अमेरिका का इत्तहादी और नेटो का रुकन मुल्क है। मुझे लगता है कि ये एक नए खतरे की, उभरते हुए खतरे की अलामत है। ये ज़रा सोचिए, इजराइल ईरान से लड़ाई ख़त्म कर रहा है अब अभी उससे, और तुर्की को वो उसको ख़तरा मान रहा है। एक ऐसा मुल्क जो नेटो का रुकन है, जिसके पास थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिनों में अमेरिका के F-35 भी होंगे। एक ऐसा मुल्क जो हमेशा किसी ना किसी को दुश्मन बनाता रहता है। ये इजराइल की मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद भी अगर आप देखें तो जो आपका तुर्की है वो अपने फन फैला रहा है, अपने पर फैला रहा है दोस्तों। यानी मशरक़ और तुर्की के साथ आपको पता है पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब और ईरान, इन्होंने मिलकर एक ऐसी ज्वाइंट फोर्स बनाने की भी बात की है और कतर ने बेसिकली इसका ऐलान किया है और रियाद में ये मीटिंग होने जा रही है। मैं आपको पहले वाले व्लॉग में बता चुका हूं। अब वो बात जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, इंडिया के लोग, हमें भारत के बहुत से लोग देखते, मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का एक कॉलम, एक मकाला शेयर किया है। मकाले में क्या लिखा है कि हम इजराइल की हिकमत अमली के दायरे में मजीद फंस रहे हैं, हम भारतीय लोग, जबकि पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, इजराइल से। वजीर आजम का यानी मोदी का इजराइल का दौरा तारीख में एक हैरान कुन और गुमराह कुन हिकमत अमली का फैसला माना जाएगा। भारतीय कौमियत की रूह, भारतीय जो इंडियन नेशनलिज्म है उसकी रूह ये तकाजा करती है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों, अब ये सोनिया गांधी के अल्फाज सुनिए, फलस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठाएं। सोनिया गांधी ने अपने मकाले में यूएन रिपोर्ट का हवाला दिया। वह कहती हैं कि जब पूरी दुनिया गजा पे बोल रही है तो इंडिया खामोश क्यों है। मेरे भारतीय बहन भाई सुन रहे होंगे ये वीडियो। वो कहते हैं हम इजराइल की हिकमत अमली के दायरे में फंस रहे हैं जबकि दुनिया उससे दूर हो रही है। इंडिया की ऑपोजिशन कांग्रेस मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी पे सवाल उठा रही है कि जब दुनिया इजराइल से दूर हो रही है तो इंडिया को उसकी बगल में बैठने की क्या जरूरत है। यह दिखाता है कि इंडिया के अंदर मोदी की पॉलिसी अब कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। जो भारतीय मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप कमेंट करें, सिवाय इसके कि आपका ताल्लुक किस मजहब या किस कौमियत से है, मुझे बताइए कि भारत में पल्स क्या है। मैं भारत में नहीं रहता, बहुत से देखने वाले लोग भारत में नहीं रहते, तो हमें नहीं मालूम कि भारत की आवाम क्या सोचती है। मैं अपने तमाम भारतीय बहन भाइयों से जो वीडियो देख रहे हैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी को एक आम भारतीय कैसे देखता है। और आखिर में नाज़रीन एक दिलचस्प खबर आपको देता हूं। वर्ल्ड कप 2026 में ईरान और मिस्र का मैच था। आखिरी लम्हों में इंजरी टाइम में ईरान ने एक जबरदस्त गोल कर दिया। स्कोर हो गया ईरान 2 मिस्र 1। ईरान जीतने वाला था, तमाशाइयों का जोश आसमान पे पहुंच चुका था, लेकिन VAR ने, जो थर्ड अंपायर कह लें आप, उन्होंने फैसला दिया कि ईरान का एक खिलाड़ी जो है वो ऑफ साइड पे था, गोल को मंसूख कर दिया गया। और ये ईरान का तीसरा मैच है जिसमें VAR ने उनके गोलों को मंसूख किया है और तीनों मैच ड्रॉ पे खत्म हुए। और इस पे मेहदी हसन साहब ने बड़ा कमाल का तज्जिया किया है। वो कहते हैं क्या कभी कोई ऐसा वर्ल्ड कप सुना है आपने जहां एक टीम मेजबान मुल्क में, यानी अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, मेजबान मुल्क में उसी दिन खेल रही हो जिस दिन मेजबान मुल्क उस टीम के मुल्क पे बॉम्ब गिरा रहा हो।
सोचिए कि जो बेईमानी की जा रही है, अमेरिका बेईमानी कर रहा है, वो ईरान के साथ फुटबॉल की स्टेडियम में भी कर रहा है, उसके गोल खा के। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे मैं लाइव आता हूं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।